हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम पंकज सैनी। देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया गया था। चैप्टर का नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसमें मैंने आपको सभी संख्याओं के बारे में बताया था कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं, उनके एग्जाम्पल कैसे हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं, या फिर पूर्णांक, पूर्ण, सम, अभाज्य, उन सब संख्याओं के बारे में आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 की। लेकिन उससे पहले हम उसके दो हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बताए बिना हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हीं से हमारी एक्सरसाइज होनी है। तो इस वजह से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नंबर फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है, प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ठीक है, नहीं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब स्टूडेंट ये होती क्या है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को भाग देना आता होगा कि भाग कैसे देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर भाग देना नहीं आता, देखिए सभी पे आता होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, जब भाजक भाज्य को भाग देता है, तो भाग देने के बाद यहाँ पे आता है आपका भागफल। क्या आता है, भागफल। और जब हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है आपका क्या, शेषफल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से तो भाग दिया जाता है। ठीक, अब हमें ये चीज़ मैंने आपको बताई क्यों है, क्योंकि इसी से ही हमारी पूरी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, साथों साथ आपको ये भी बताता हूँ इंग्लिश में से क्या बोलते हैं भाज्य को। इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉशेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, और इसे बोलते हैं डिवीज़र। ठीक है, तो इसमें हमें याद क्या रखना है, बस इसमें याद ये रखना है कि भाज्य जो है हमेशा क्या होता है, अगर हमें, जैसे हमने भाग देख के शेषफल निकाला या भागफल निकाला, अगर हमें भाज्य निकालना हो तो भाज्य हम कैसे निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, भाजक की भागफल में, भाजक की भागफल में गुणा करते हैं, और जो आता है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, शेषफल। जब हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा हमें, भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, भाज्य। ठीक, एक काम करते हैं, मैं आपको कोई एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या काम करा है, यहाँ पे साइड में देते हैं हम एग्जाम्पल। मैंने क्या काम करा, मैंने लिया यहाँ पे 8। ठीक है, और 8 को मैंने अगर 2 से भाग दिया तो कितना जाएगा, 4, यहाँ पर आ गया 0। तो अगर मुझे दोबारा से 8 निकालना है, तो 8 में कैसे निकालूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा और उसमें 0 ऐड कर दूंगा। आप देखिए इसमें भी तो मैंने ऐसे ही करा, ये हमारा 8 की जगह पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, तो इसकी इसमें गुणा करी आ जाएगी, फिर जो शेषफल आएगा तो जोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर ऐसी बात है, अगर मैं 9 को 2 से भाग करूँ तो 2 चौक 8 ही चलाऊँगा, बचा कितना, 1। हमें अगर ये निकालना है, भाज्य निकालना है, तो भाज्य में कैसे निकालूंगा, जब मैं 2 की 4 में गुणा करूंगा और उसमें शेषफल क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखिए 2 चौक 8 और 1 9। तो कभी भी अगर आपको भाज्य निकालना हो तो भाज्य कैसे निकलता है, भाजक की भागफल में गुणा करके जो आता है उसमें हम शेषफल जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, भाज्य निकल जाता है। क्या निकल जाता है, भाज्य। अब हमने इतनी सारी चीज़ आपको बताई है, इसमें समझने वाली बात यहाँ है कि ऐसा हमने क्यों बताया। हमें याद रखना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में ये क्या करता है कि जो हमारा भाज्य है उसे तो मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, ए। भाजक को मान लेते हैं बी, कोशंट को मान लेते हैं क्यू, और रिमाइंडर को मान लेते हैं आर, रिमाइंडर को मान लेते हैं आर।
ठीक है नहीं। तो a बराबर कितना जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर कितना जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो आपको पता होना चाहिए a हमारा यहाँ पे क्या है, भाज्य, जैसा कि ऊपर हम बता रहे हैं। b क्या है हमारा, भाजक। q क्या है हमारा, भागफल। और r क्या है हमारा, शेषफल। r है हमारा क्या, शेषफल। ठीक है। r की एक खास बात होती है स्टूडेंट, क्या खास बात होती है कि r जो है ना, जो हमारा भाजक है, और यहाँ पे लेंगे हम शून्य, मतलब कि r जो है, मतलब शेषफल जो है, या तो आपका जीरो से ज़्यादा आता है। ठीक है, या तो जो हमारा शेषफल है वो हमेशा जीरो से ज़्यादा आता है, और या फिर जीरो के बराबर आता है। देखिए यहाँ पे जीरो आया या फिर जीरो से ज़्यादा आया। लेकिन इसकी एक खास बात और होती है आर की, कि बी मतलब क्या, भाजक। ये हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये हमेशा कैसा होता है, भाजक से छोटा। क्योंकि जिससे हम भाग कर रहे हैं, देखिए हमने इससे भाग करा, तो ये जो है हमेशा इससे, देखो ये शेषफल जो है क्या होगा, हमेशा भाजक से कैसा होगा, छोटा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय आपसे ये कहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर ये वाली कंडीशन आपको देखनी है कि r जो है जीरो से b के बीच में होना चाहिए। ठीक है नहीं। इसका प्रयोग अब हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग केवल हम स्टूडेंट करते हैं प्रूफ करने में। किसका करने में, प्रूफ। प्रूफ मतलब सत्यापित करने में। ठीक है नहीं। अगर हमें कोई भी प्रूव करने हो, सिद्ध करने हो क्वेश्चन, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसी से एक थ्योरम और बनी, उसका नाम क्या है, पहले उसके समझिए, और उसके बाद फिर जो हमें यूज़ करना है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। देखिए नंबर 2 क्या है आपका। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको ज्ञात करने पड़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त। ठीक है नहीं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो कैसे एचसीएफ आप फाइंड करोगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम। ठीक है। जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, देखिए इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं हम, अगर हमें कोई चीज़ दी गई हो तो उसे प्रूफ करने के लिए। ठीक है नहीं। ये और ये सेम कंडीशन में ही है, बस इसमें भी हम आपको क्या बताएंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ आपका r जो है वो जीरो के इक्वल, अरे जीरो से बड़ा होगा, और अपने b मतलब भाजक से छोटा होगा। ठीक है नहीं, इसी के ऊपर। लेकिन इसको हम कब यूज़ करते हैं, तब यूज़ करेंगे जब हम एचसीएफ अपना क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ क्या कर लेंगे, हम अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। यूक्लिड विभाजन मतलब डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो उसका हम यूज़ करेंगे। अब समझेंगे सबसे पहले कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालते टाइम जब आपका शेषफल जीरो आ जाए, जब आपका क्या आ जाए, शेषफल जीरो आ जाए, ठीक है नहीं, तो आपका बी जो है क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। उस जहाँ पे आपको दो संख्या होगा, यदि दो, मैं आपको एक पूरी चीज़ बता देता हूँ जो आपके नोट के तरीके आपको ये लिखनी है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। यदि दो या तीन कितनी भी संख्या है उनका हमें क्या निकालना हो, भाजक, वो एचसीएफ निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। यदि दो संख्याओं का, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप हैंड टू हैंड नोट करते रहिए मेरे साथ। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं
में क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले जैसे ये हमारा क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक। हमेशा भाज्य भाजक से बड़ा होता है, मतलब भाज्य जो है हमेशा भाजक से कैसा होगा, बड़ा। क्यों होगा, कभी आपने देखे यहाँ पे ये भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा है, नहीं है, ये बड़ा है हमेशा। यहाँ पे भी बड़ा है, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होगा तो फिर हम भाग देने में भाग यहाँ पे सही से दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा क्या रखते हैं, इस कंडीशन में हमारा भाज्य जो है हमेशा भाजक से बड़ा होता है। ठीक है नी। और देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, भाज्य तो है, ये भाजक है, तो ए जो है हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। आपको ध्यान रखना है, ए हमेशा कैसा होगा, बी से बड़ा। तो ऐसी संख्या में आपको सबसे पहले ए बी से बड़ा देखना होगा। जब आप बड़ा देख लोगे, दोनों संख्याओं में ए बी से बड़ा होगा, तब तक भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। जब शेषफल शून्य हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जब शेषफल शून्य होगा तब उसका भाजक दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, नहीं तो ये आपका एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं स्टेप में भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं ऐसे लिखा दिया कि जैसे कोई बच्चा समझ सकता है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है नी, क्वेश्चन करके समझेंगे किस किस तरीके से ये है। तो आप इसे अच्छे से नोट करें और जितना हो सके आप अच्छे से वीडियो को सुना करें। जब आप वीडियो क्लास को अच्छे से सुनेंगे और सुन के नोट करेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप क्या करोगे कि चलती वीडियो का आप स्टॉप कर दोगे, स्टॉप करने के बाद जब उसे नोट करोगे तो शायद उतने अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाओगे। या तो आप पहले अच्छे से सुनो, उसके बाद रोक के स्टॉप करके उसे नोट भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप चलते चलते जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ लिख रहा हूँ, आपसे तेज़ तो मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा, थोड़ा बहुत तेज हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे से लिख सकते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ आप उस तरीके से ही लिखते रहा करें। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ये हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट, एक्सरसाइज है हमारी 1.1। ठीक है नी, 1.1। तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे। देखिए क्या कहा उसने, निम्नलिखित संख्याओं, ये हमारी संख्याएं हैं नीचे लिखी हुई, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मैंने आपसे कहा था अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज़ सिद्ध करनी हो तो वहाँ पे हम प्रमेयिका का यूज करेंगे। ठीक है नी। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। मैं पहला पार्ट लेके चला, मुझे इन दोनों संख्याओं 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया था कि हमें एक ही रूल ध्यान रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर जो है वो 0 और बी के बीच में होगा। ठीक है, जब 0 और बी के बीच में, और ये चीज़ बनी कैसे है, ये बनी ऐसे है कि जब मैं ए को बी से भाग देता हूँ तो क्यू आता है और बच के आर आ जाता है। तो मैं इसे रहने देता हूँ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे जोड़ देता हूँ, तब ये बनता है, जो कि मैंने पहले समझाया था। ठीक है, और एक खास बात और बताई थी मैंने यहाँ पे कि ए जो है वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो देखिए ए कौन है इसमें, जो बड़ा वाला है, इसका मतलब ये हमारा ये है। तो मैं से बहुत आसान तरीके से आपको पहले रफली बताता रहूँगा, फिर इधर करेंगे। देखिए अगर मैं जो बड़ा है वो हमारा 225 है, अगर मैं 225 को 135 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसी के हिसाब से हम करते चलेंगे फिर। ठीक है नी। तो हम क्या करते हैं, जब भाग लगाते हैं इसमें तो 135 का हम 135 पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0 और 12 में 3 गए 9, तो हमारे ये बचे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो भाज्य बराबर, भाज्य मतलब ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। ठीक है नी, इसी तरीके से हम काम करेंगे। 225 हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भाज्य हमारा ये है, भाजक गुणा भागफल, तो 135 गुणा 1, और शेषफल हमारा कितना है, 90। मैंने आपसे क्या बताया था कि हम जब तक अपना एचसीएफ ज्ञात नहीं करते हैं, जो मैंने नोट लिखवाया था उस नोट को ध्यान से पढ़ना और समझना। क्या बताया था मैंने कि
अगर हमारे पास दो संख्या दी गई है और उनका हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अभी शेषफल शून्य तो नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो 90 आया है, इस 90 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसको। ठीक है नहीं, क्या करते तो देखो 90 यहीं पे कर देते हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा जब तक ये बचता रहेगा। अब हमारा नंबर क्या है, अब हमारे लिए भाजक ये होगा, भाज्य ये होगा अब हमारे लिए, अरे ये हमारा भाजक का काम करने लगेगा। तो 135, तो मैं यहाँ पे भाग दूंगा, कितना जाएगा 90 135, 90 ही कम 90, तो कितना बच गया आपका, ये 45। तो अब भी आपका बच रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा अगली बारी पे, ठीक है नहीं, अब मैं 135 को क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि आपका 90 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यही काम करना, अगेन मतलब दोबारा होता है, तो दोबारा से हम काम करेंगे। दोबारा से क्या काम करेंगे, भाग देने का। दोबारा से क्या काम करेंगे, तो हमारा भाज्य कौन हुआ, 135। अब 135 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 और प्लस कितना, 45। भाई फिर से हमने देखा कि हमारा शेषफल क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, तो उसके मतलब हम फिर दोबारा से करेंगे, फिर दोबारा से भाग देंगे। तो दोबारा से भाग देने के लिए अब क्या हमारा ये, तो किससे भाग देना पड़ेगा, 90 को, 45 दूनी 90, अब क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब अब क्या हमारा काम चल गया। तो हमारा भाज्य कौन है, 90, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90। इसे लिख कैसे सकते हैं, 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 प्लस जीरो, तो अब हमारा ये जीरो हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यही तो नोट बताया था मैंने आपको कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं में तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, और जब शेषफल जीरो होगा तब आपका भाजक क्या बन जाएगा, एचसीएफ। तो अब हमारा शेषफल क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट, हमारा शेषफल जीरो हो गया। जैसे ही शेषफल जीरो हुआ तो जो हमारा भाजक है वो हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 45। इस तरीके से हम दो संख्याओं को क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है नहीं, तो बस आपका यही काम सबसे ज़्यादा मेन था जो आपको समझना था। तो आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। या आपने प्रयोग क्या किया है, या आप यह बता दीजिए कि हम यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको रफली बताया, वैसे तो आपको बार बार ये लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको रफली बताया। आप इस चीज़ का यूज करके करेंगे तो आपको ये जो लिखना है ना, ये बहुत आसान लगेगा, अच्छे से लिख पाएंगे। यहाँ पे हमने प्रयोग क्या किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है ना, क्योंकि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। आया स्टूडेंट समझ में, तो इस तरह से हमने प्रयोग करा, और प्रयोग करने के बाद हमारा ये हो गया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट मैं दोबारा से एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और उसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है नहीं, तब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे कितना आसान है, ये आपको अपने आप देखना है स्टूडेंट कि आप कैसे कैसे करोगे। ठीक है नहीं, आपको भाग देना है, क्या पता एक ही बारे में सोल्यूशन हो जाए। इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है नहीं, इसमें मैं बता देता हूँ। ऐसा बताने का एक रीज़न है, इसे मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि वो क्वेश्चन तो हल्का सा अलग बैठ रहा है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आपको कल क्या करना है, इसको इससे भाग दोगे, क्या पता एक बारी के भाग में ही ये हमारा क्या बन जाए, शून्य बन जाए। ठीक है नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं अगले पार्ट में आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन लेके चल दूँगा। ठीक है नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जाके बता देना कि सर हमसे ये बी पार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसे मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। अब देखते हैं हम अपने पार्ट सी की ओर। पार्ट सी हमारा 867 और 255, इनका हमें निकालना है। तो नंबर सी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, 867 और 255। अब स्टूडेंट हमें इनमें बड़ा कौन लग रहा है, 867, तो मैं 867 लूँगा और उसे किससे भाग दूंगा, 255 से। ठीक है, अब मैं कितना चला सकता हूँ यहाँ पे, भाई दो तो कम हो सकता है, मैं 3 चला देता हूँ। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1 आ गया, 3 पंजे 15 1 16, 6 का हासिल को 1 आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। तो मैंने ये चलाया, भाग दिया, भाग देगा 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचा 1। इसका मतलब यहाँ पे हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका प्रयोग करा। क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बता देंगे a बड़ा है b से, तभी लेके चलेंगे। ठीक है, और r जो है आपका 0 और b के बीच में है, तो मैं ये लेके चलूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 867
बराबर कितना आ जाएगा 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 और प्लस कितना 102। 102 हमारा जीरो तो नहीं आया। जब हमारा जीरो नहीं आया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन दोबारा करना पड़ेगा। पुनः लिख दो या अगेन लिख दो। अगेन क्या करेंगे, 102 हमारा ऐसे ही रहा, अब हम 102 से किसको भाग लगाएंगे, 255 को। ठीक है, तो 102 से लगाएंगे कितना जाएगा, 102 दूनी 204, तो बचा कितना 1 और 5। तो फिर ऐसे लिखेंगे हम 255 बराबर कितना जाएगा 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर से हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं आया। जब वो जीरो नहीं आया तो हम दोबारा से क्या करेंगे, अगेन। ठीक है, मतलब एक एक स्टेप आप भाग दोगे, उसे यहाँ पे लिख दोगे और दिखा दोगे जीरो नहीं आया। जब तक जीरो नहीं तब तक नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा 102, 51 दूनी 102, क्या जाएगा आपका जीरो आ गया, हमारा काम बन गया। तो 102 को हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर ही कर रहे हैं हमारे बार, भाजक गुणा भाजक, पहले ये लिखना है भाजक। कभी आप सोचो कि ना उलट फेर कर सकते हैं कि 51 गुणा 2 लिख लो, 2 गुणा 51, गलत हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। तो आपको क्या करना है, 51 गुणा 2 मतलब भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। जैसे ही जीरो आया इसका मतलब हमारा एसएफ आ गया। एसएफ कौन बन जाता है, फिर हमारा भाजक बन जाता है। तो 51 हमारा क्या हो गया, एस। तो दो संख्याओं का जो हमारा एसएफ आया है वो आया है हमारा 51। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आने हैं एक क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार करके देखोगे, समझोगे। अब हमारे आगे क्वेश्चन ज़्यादा ही नहीं बचे हैं, एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलना ही है, तो आपको अच्छे समझने हैं ये कैसे कैसे करना है। देखिए प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है नहीं, मतलब ये आपको विषम धन पूर्णांक दिखाना है कि सारे विषम धन पूर्णांक ऐसे होते हैं और जहाँ q आपका कितना है, पूर्णांक है। अगर आप स्टूडेंट ध्यान दो तो ये BQ+R के रूप के हैं सब, BQ+R, BQ+R। तो हमारे R तो हर बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा B है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या कर लेंगे, इन्हें देख के हम ये पता लगा लेते हैं, हमें साफ पता चल गया कि B हर जगह पर हमारा सेम है। तो B हमारा कितना हो गया, 6। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, माना A कोई धन पूर्णांक, A कोई हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है नहीं, मतलब धन पूर्णांक कह दो, जहाँ B बराबर कितना जाएगा, जहाँ B बराबर आ गया हमारा 6। तो आपको हर जगह पे ये लाइन ध्यान रखनी है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले ए आपको कोई धन पूर्णांक मान लेना है। और यहाँ पे अगर 5q+1, 5q+2, 5q+3 होता तो B हमारा क्या बन गया होता, 5 बन गया होता। अब हमारा B कितना है, 6। तो सबसे पहले हमने ए फाइंड करा। ऐसी जगह पे हमें क्या फाइंड करना, अब लगाना हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। अब सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बताती है, वो बताती है A बराबर BQ+R, और जहाँ का R जो है वो 0 और B के बीच में होगा। ठीक है ना, जहाँ का R क्या होगा, 0 और B के बीच में होगा। अब सबसे पहली वाली बात, अब हमें पता है कि हमारा R जो है वो B जो है, B कितना है, 6 है। तो मैंने B 6 लिख दिया यहाँ पे, B कितना लिख दिया, 6। बस ये आपके समझने वाली बात है स्टूडेंट, क्योंकि B से ही हमारा सारा काम हो गया। बस सबसे पहली बात ये समझना आप। तो B हमारा कितना है, 6, तो मैंने B की जगह पे 6 रख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इसे ऐसे कैसी, B की जगह पे हम कितना रख देंगे, बस 6 रख देंगे। B की जगह पे रखा हमने 6, यहाँ पे B की जगह पे 6। तो हम पता चल गया R का मान 0 से 6 के बीच में होगा, पर 6 से कम कम होना चाहिए। और कैसा बताया था उसने, पूर्णांक, मतलब पूर्ण होना चाहिए। तो 6 से कम कम कौन आवे, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, और जो 0 के बराबर इसका मतलब 0 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब R के मान की इतनी पॉसिबिलिटी है, R के 6 मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं, R के 6। ठीक है नहीं, देखिए जरा, ये 6 से कम है ना जितने भी हैं, तो जितने भी होंगे, अगर बाई चांस यहाँ पे 5 होता तो मान बैठते 0, 1, 2, 3, 4, बस 5 होता तो 4 आते, 3 होता तो 2 आ जाते, मतलब एक कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं 1 कह दूंगा और R के मान सारे यहाँ पुट करने चालू कर दूंगा। उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, आप देखिए स्टूडेंट। ठीक है, R के मान यहाँ पुट करूँगा, R बराबर इतने। अब क्या करेंगे, को कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक एक करके रखते रहेंगे हम स्टूडेंट।
कैसे रखेंगे, देखिए r बराबर 0 पर मैंने r इसमें 0 रखा तो 6q, r जैसे ही 0 रखा तो स्टूडेंट कितना आया, 6q आया। अब आप मुझे बताइए 2 से भाग हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 तिया 6, 2 से विभाज्य है, 2 से कट जाएगा, जैसे ही 2 से कटेगा इसका मतलब क्या है, समपूर्णांक है। कैसा है, समधन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो इसका तो पता चल गया कि 6q हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। r बराबर 0 पर करा, ऐसे ही करेंगे r बराबर 1 पर, किस पे करेंगे, r बराबर 1 पर स्टूडेंट। तो जैसे ही मैंने अब इसमें r की जगह पे 1 रखा तो ये, इसे तो कोई चेंज नहीं होना, क्या ये 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि केवल 2 से ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा। तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब विभाजित नहीं है 2 से। जब विभाजित नहीं है तो इसका मतलब विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद जैसे r बराबर 1 पर करा, r बराबर 2 पर करोगे तो r बराबर 2 रख दूँ आपके में, मतलब आपने जितने मान निकाले थे ना ये सारे मान आपको यहाँ रखने होते हैं। तो मैं r बराबर 2 रख दूँगा, 6q प्लस 2। तो अब आप देखिए, इसे आप भाग कर सकते हो, कर सकते हैं, 2 तिया 2 एकम, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है, ठीक है नहीं, 2 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभाज्य है, तो सम हो गया हमारा, समधन पूर्णांक। ठीक है, समधन पूर्णांक हो गया हमारा ये। तो ये सम हुआ तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। इसी तरीके से हम सब रख के देखते हैं अपने हर क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो r बराबर 2 पर रखा, ऐसे ही r बराबर 3 पर रखोगे, r बराबर 4 पर रखोगे, r बराबर 5 पर रखोगे, जितने भी मान है हमारे। जब मैं r बराबर 3 पर रखता हूँ तो 6q प्लस 3 आ जाएगा, जब 4 पर रखता हूँ तो 6q प्लस 4 आ जाएगा, जब 5 पर रखता हूँ तो 6q प्लस 5 आ जाएगा। अब बताइए धन पूर्णांक है, 2 से कट जाएगा, 2 से केवल ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसके लिए क्या है आपका, विषम पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक है। कैसा है, विषम धन पूर्णांक। ये कट जाएगा आपका 2 से, हाँ 2 तिया ये भी कट जाएगा, 2 दूनी ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। सेम ऐसे इससे अगले क्वेश्चन में ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि 2 से विभाज्य है तो ये इतना, 2 से विभाजित नहीं है तो इतना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको संख्याओं को इसीलिए बताया था। तो स्टूडेंट हमने क्या पाया, देखिए इसमें कितने सम हैं, सम है इसके अंदर r बराबर 0 पर, और r बराबर 2 पर, r बराबर 4 पर। और विषम कौन कौन है इसमें, r बराबर 1 पर, r बराबर 3 पर, r बराबर, अब 1 पर जो बैठ रहा है ये 6q प्लस 1 है, 3 पर जो बैठ रहा है 6q प्लस 3 है, 5 पर जो बैठ रहा है वो 6q प्लस 5 है। तो यही तो आपसे कह रहा था कि आपको दर्शाना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कैसे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने यही आपको बता दिया। तो क्या कह दोगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6 प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। स्टूडेंट आपके पास अगर बुक होगी तो बुक में आपको एग्जाम्पल ज़रूर मिलेंगे इन ऐसे क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो आपको वो सभी एग्जाम्पल करने हैं। और अगर वहाँ पे कोई और मेथड यूज करा गया है तो आप इस मेथड को बार बार समझेंगे और करेंगे, और इसी मेथड का अगर हेल्प लेंगे आप तो आपका 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाला, और बोर्ड में आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो आप इसी मेथड का यूज़ करना जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं इसे रिवाइज करा देता हूँ जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए अब कैसे, उसने कहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक इसके रूप का होता है। ठीक है, और बताया था क्यों यहाँ पे कोई क्या है, पूर्णांक है, क्यों यहाँ पे कोई क्या है, पूर्णांक है। सबसे पहले हमें करने का तरीका क्या है, मैं ए कोई धन पूर्णांक मानूंगा और बी को पता लगाते हैं हम, जिसमें क्यों की गुणा होती है वो बी होता है। तो मैंने पता लगा लिया बी हमारा कितना है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने आपको पूरी समझाई थी, वो लिख दी। लिखने के बाद बी का मान हमें पता चला तो बी का मान मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। उसके बाद पता करते हैं कि आर के कितने मान मिलेंगे। तो देखो आर का मान 0 से 6 के बीच में है, लेकिन 6 से कम है। तो 6 से कम है तो 6 से कम कौन है, 5 आता है। तो मैंने इस तरीके से सारे मान दिए, 0 से स्टार्ट होंगे तो 0 से लेकर 5 तक। उसके बाद ये सारे मान हम एक एक करके यहाँ रखते रहते हैं। देखो 0 पे निकाला, 1 पे निकाला, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो जो 2 से कट जाएगा वो आपका सम हो जाएगा, तो 2 से नहीं कटेगा वो आपका विषम हो जाएगा। वो हर बार आपसे बस ये पूछेगा कि बताइए कि ये सम है, ऐसी इस टाइप की चीज़ें देखे, 3q प्लस 1 हो सकता है,
या 2q+3 हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें देके तो आपको बस ये बताना सम और विषम, तो आप इन्हें इनकी हेल्प से कर लेंगे। अब आते हैं, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी होती जा रही है स्टूडेंट, तो हम एक्सरसाइज ख़त्म भी करनी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, क्वेश्चन कम ही हैं, लेकिन ये है कि आपको अच्छे समझना है तो इसे पूरी तरीके से नोट और समझना ही पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या करना है स्टूडेंट, पहले समझिए। अगर किसी परेड में 616 हमारे पास क्या है, सेना की टुकड़ी है, 600 सदस्यों वाली, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्य हैं हमारे पास, उसमें 32 जो हैं बैंड के पीछे रहेंगे। दोनों समूह को समान स्तंभ और संख्या में वितरित करना है, तो अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं ना, तो मतलब 616 बच्चे तो पीछे खड़े हैं और आगे 32 बच्चे जो हैं वो बैंड वाले हैं। मतलब अगर आप परेड करते हुए जाओगे आगे को, जैसे आप कहीं भी प्रभात फेरी वगैरह पे जाते हो, तो पीछे जो हैं वो 616 बच्चे हैं और आगे जो हैं वो 32 बच्चे बैंड वाले हैं। तो कह रहा है आप इन दोनों का इस तरह से एडजस्टमेंट करो कि जितने आपके बच्चे इधर को लगें उतने ही बच्चे आपके इधर को लगें। ठीक है, चलते वक्त जितने बच्चे इधर को लग रहे हैं उतने, अगर बाई चांस 10 इधर को लग रहे हैं तो 10 ही इधर को बैठें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का आपका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका बिल्कुल सेम ऐसा, जैसे मैंने दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला था, आप भी सेम क्या करोगे, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, स्तंभों की अधिकतम संख्या पता करने के लिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या पता करने के लिए 32 व 616 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका काम क्या होगा, केवल आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है। जैसे मैंने लगाया 616 को आप भाग दोगे किससे, 32 से, और भाग देने के बाद आप इसे सोल्व करते रहोगे। जैसे अगर मैंने भाग दिया, भाग देने पे यहाँ पे मैंने चलाया कितना, 32 ही कम 32 चलाया, तो यहाँ पे आया 11 में से 2 गए 9 बच गए, 5 में 3 गए 2 बच गए, ऊपर से उतारना पड़ा हमें 6। ठीक है, फिर चलाएंगे हम 32 निम्मा, 9 दूनी 18 काट का तो 1, 9 से 27 और 1 28। ठीक है, तो हमारा बच गया 16 में से 8 गए 8। तो मैं 616 को लिख सकता हूँ कितना, 32 गुणा 19, तो प्लस में कितने 8, यहाँ पे बता देंगे 8 जीरो के बराबर नहीं आया तो फिर दोबारा से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 32, क्योंकि हमारा इससे ही तो भाग देते हैं हमारा, तो यहाँ बन जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 32 को लिखूँगा फिर कितना 8 गुणा 4 प्लस 0, जैसे ही ये शेषफल 0 आता है तो हमारा भाजक क्या बन जाता है, एचसीएफ। तो आपको पता चल जाएगा। तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। देखिए कितने आसान तरीके से हमने पता कर लिया। ठीक है नहीं, तो इसे करने का तरीका आपका ये है, इसे आप ऐसे करोगे। बस आपको पता लगाना कि किस तरीके से आपको यहाँ पे, अगर वो आपसे कभी भी अधिकतम संख्या पूछता है तो उसका मतलब आपको एचसीएफ ही निकालना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। मैंने आपसे बताया था अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेंगे। ठीक है नहीं, दोनों का प्रयोग आ जाएगा। पहले से समझते हैं क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको स्टूडेंट ये दिखाना है कि अगर हम किसी संख्या की, कोई भी जो आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है नहीं, वो अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो ऐसे रूप का दिखेगा। कैसे रूप का दिखेगा, ऐसे रूप का। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस हल्का सा अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझा है तो आप इसे भी अच्छे से कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करके देखना है। क्या करके देखना है, वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या मान लेता हूँ, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए मान लो, कुछ भी मान लो, मैं ए मान लेता हूँ। माना ए कोई क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे ही तो पता लगाना था मैं, धनात्मक पूर्णांक है। और आप समझ गए होंगे बी हमारा क्या है, बी है हमारा 3, जहाँ
b कितना है हमारा 3 है, जहाँ b हमारा कितना है 3 हमें दिखाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो बता रहा है 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस 3a प्लस सॉरी x मान लेते हैं यहाँ पे, x मान, क्योंकि एक हमें यूज़ करना पड़ेगा ना, x मान लेते हैं। 3x क्यों, सॉरी 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले समझिए इसे, लिख सकते हैं ऐसा इसलिए करा स्टूडेंट हमने, या तो x मान लो या a मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने a माना था, हमें पता चल गया, बट हमारा b कितना है। हम हर बार लिखते हैं BQ+R नहीं लिखते, तो BQ मतलब इसकी जगह पे 3Q+1। तो मैंने इसी के रूप का इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे क्या माना मैंने, x जो माना क्योंकि इसके बराबर होगा, तो मुझे क्या दिखाना कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो वो ऐसा बन के आ जाए। कैसा बन के आ जाए, ऐसा। तो वर्ग करने के लिए उसने कहा है, ठीक है नहीं। तो हमें इसको सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि x² को जब हम सोल्व करें, जब हम इसका वर्ग करना पड़ेगा ना, x को धन पूर्णांक अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो वो दिखने में ऐसा लगे। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लेके चलूँगा, इसका वर्ग करूँगा, जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये ऐसे ही दिखने चाहिए इनसे अगर बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तब x बराबर मैंने कितना लिया 3q। अब दोनों ओर का वर्ग करूँगा तो इधर का वर्ग करा, इधर का भी, क्योंकि वर्ग ही करना पड़ेगा, उन्होंने वर्ग के लिए कहा है। 3 का 9q² आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे 3 × 3q² लिख सकता हूँ, ये x² ही चल रहा है हमारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसे अपने पास से, जहाँ मैंने लिख दिया m बराबर 3q², क्योंकि मुझे तो ऐसा दिखाना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3m, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा, इसे मान लो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 सेम जैसे मैंने यहाँ पे करा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x बराबर 3q+1, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे हम यहाँ पे, x का वर्ग 3q+1 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, ये तो होता फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 × 3q+1, a² b² 2ab, तो 9q² आ गया स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे 2 3 6 के आ जाएंगे। अब मैं इसे और इसे स्टूडेंट लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 3 × 9q, और यहाँ पे 3 दूनी और +1 मैंने एक तरफ ही रखा। अब मैं इसकी जगह पे क्या मान लूँगा स्टूडेंट, m मान लूँगा, क्योंकि हमें अपना काम निकालना। तो मैंने m बराबर कितना लिख दिया 3q² + 2q। तो देखिए मैंने वर्ग करा, वर्ग करने के बाद ये कैसा रूप बना 3m का। यहाँ पे भी हमने वर्ग करा, x का वर्ग कितना आया 3m+1 का। वो यही तो कह रहा था कि इनके रूप में हमें क्या दिखाना है, इसे दिखाना है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इसे कह देंगे 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x² के जो मान है वो हमारे 3m और 3m+1 आए, ठीक है नहीं। तो बस साफ सी बात हो जाएगी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कितना होता है, m के लिए 3m व 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। नहीं कर देंगे, के रूप का होता है। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन ऐसे ख़त्म हुआ। क्वेश्चन थोड़ा और लगेगा क्योंकि आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बुक में इंटरेस्ट आए सबसे पहले जो चैप्टर चालू करा था वो चैप्टर 8 चालू करा था। बस यही है इसके 1-2 क्वेश्चन जो थोड़े आपको ऐसे लगेंगे ओट से, लेकिन ये अगर आप इन्हें समझोगे, नोट करोगे, बार बार करोगे, तो आप ये अच्छे से करना सीख जाओगे। अब बचता है हमारा केवल लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना और इतना। यहाँ पे आपने वर्ग करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको करना है घन, और घन करके आपको ये दिखाना है, ठीक है नहीं। तो आपको करना वही है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या हो जाएगा x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2, जहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है b बराबर कितना है 3। सेम मैंने ऊपर की तरह कर लिया, ठीक है नहीं। यहाँ पे भी क्या, इन्हें q मान लेंगे सबको, क्योंकि बाद में इन्हें m की जगह पर रूप दे देंगे जो भी होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, वहाँ पे हमें भर करके देखना था बार बार, यहाँ पे मैं इनका घन करूँगा। तो x बराबर 3q है, तो मैंने इसका घन करा x क्यूब, तो हो जाएगा 3q का क्यूब, तो हो जाएगा 3 3 होती है 27 q क्यूब। तो मुझे केवल यहाँ से 3m 9m जैसा दिखाना है, तो मैं इसे 9 गुणा 3 q क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए 9 × 27। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कह सकता हूँ जहाँ m बराबर, तो हो जाएगा आपका इतना। तो यहाँ लिख दूँ मैं जहाँ m बराबर 3q क्यूब, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें अपना काम बनाना, तो उसकी जगह पे मैं इतना रख दूंगा। अब जैसे मैंने इसके लिए काम करा ऐसे ही 3q प्लस 1 के लिए, तो x बराबर 3q प्लस 1, क्या करेंगे यहाँ पे x क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे से सोल्व कर लेंगे एक बार, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है नहीं। तो ab मतलब कितना देगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट हमने, ठीक है नहीं, a प्लस बी की होल क्यूब का। ये आपको सारे फॉर्मूले के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे सारे फॉर्मूले के बारे में पता चल जाएगा। तो 3 3 होते 27 q क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 3 यहाँ पर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 q स्क्वायर हो गया, गुणा करेंगे एक की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 3 9 q, 1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 27 q स्क्वायर एक जगह पे लिख लिया मैंने, 3 9 3 27 q स्क्वायर एक जगह पे लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख लिया, प्लस के 1 हमारा ये अलग पड़ा रहा। अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 9, कितना लूँगा 9, तो 9 जैसे कॉमन लिया, 9 के अंदर 3q स्क्वायर q क्यूब, सॉरी ठीक है, क्यूब ही तो हो गए, यहाँ पे q स्क्वायर और प्लस के q और प्लस 1, इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा m आ जाएगा, तो लिख सकता हूँ 9m प्लस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, ये दूसरी चीज़ भी दिखा दी। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ये 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। ऐसे ही हम 9m प्लस 8 का भी दिखा देंगे जब हम सोल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, हमें ये दिखाना था कि ये आपका कैसा होना चाहिए, घन में ऐसा रूप होना चाहिए, ठीक है नहीं, घन में कैसा रूप होना चाहिए, घन का रूप हमारा ऐसा होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो मैंने एक दिखा दिया, ऐसे दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपने ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम क्वेश्चन थे जो मैं समझा चुका हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज बिल्कुल कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टाइम अगली एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ठीक है नहीं। आप इसे अच्छे से नोट करना और समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बच्चों तक पहुँचाना। थैंक यू स्टूडेंट।